नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक से, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पंचायती राज्य मंत्री ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। हालांकि बीजेपी सूत्र इशारा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल ईश्वरप्पा के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। उन पर आरोप है कि एक ठेकेदार संतोष ने उन्हें भ्रष्टाचार की पेशकश की थी और जिसके बाद उकसावे के बाद उसने आत्महत्या कर ली और इसी मामले में उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि जो ऑर्डर दिया गया था वो लिखित में था या फिर मुंह जबानी दिया गया था। नारेबाजी के बीच ईश्वरप्पा शिवमोगा बीजेपी दफ्तर पहुंचे। 40% कमीशन के आरोपों से घिरे कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस लोगों ने मेरा मंत्री स्थान को इस्तीफा देने के लिए डिमांड करा। मैंने उनको डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के समय में विदाउट वर्क ऑर्डर कोई पेमेंट आप किया था क्या? ऐसा किया तो वो इलीगल वर्क है। इस्तीफा पूछ रहा है, डेफिनेटली मैं इस्तीफा तो नहीं देगा। ईश्वरप्पा इस्तीफे को तैयार नहीं है और इसका खामियाजा मुख्यमंत्री को उठाना पड़ा। मैंगलोर में उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने अपनी मौत से पहले जो मैसेज सोशल मीडिया पर जारी किया, उसमें अपनी मौत के लिए ईश्वरप्पा को जिम्मेदार बताया। संतोष पाटिल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने ईश्वरप्पा के कहने पर 4 करोड़ रुपए का काम किया। जब भुगतान का वक्त आया तो ईश्वरप्पा के नजदीकियों ने 40% कट मांगा। न्याय सिगबेकंद्रे ಅವನು ಡೆತ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों का नाम संतोष के आखिरी मैसेज में है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर में ईश्वरप्पा को पहला आरोपी बनाया गया है। ईश्वरप्पा का कहना है कि वो संतोष को नहीं जानते, लेकिन संतोष के साथ उनकी कई तस्वीरें हैं। वैसे एक चिट्ठी के सामने आने के बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि संतोष पाटिल को वर्क ऑर्डर क्या मौखिक तौर पर दिया गया था, क्योंकि संतोष की शिकायत पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को जो जवाब कर्नाटक सरकार की तरफ से दिया गया है उसमें साफ है कि संतोष पाटिल को मंत्रालय की तरफ से कोई काम नहीं दिया गया था। इधर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और ईश्वरप्पा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। First, you have to arrest him. The second is, this is a corruption case. A corruption case has to be registered on him. हमारी पहली मांग यह है कि इस आरोपी को फौरन गिरफ्तार किया जाए और दूसरी मांग है कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा मुकदमा हो, जिसकी जांच या तो पुलिस करे या कोई और एजेंसी। First corruption, second amendment. This has to be done and he has to be immediately arrested. ईश्वरप्पा एक रसूखदार ओबीसी नेता है। कोरबा जाति में उनकी अच्छी पकड़ है। अगले साल यहां विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी संभल कर कदम उठा रही है, लेकिन ईश्वरप्पा की वजह से बीजेपी को लगातार बैकफुट पर जाना पड़ता है। ऐसे में ईश्वरप्पा का जाना तय माना जा रहा है, भले ही इसमें थोड़ा वक्त लगे। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां खरगोन में रामनवमी के दौरान जुलूस में हिंसा के बाद पिछले 3 दिनों से कर्फ्यू लगातार जारी है और जिस तरह से आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ढहाया गया, उसके बाद कुछ दूसरी तस्वीरें इस दंगे के कारण की जो तबाही हुई है उसकी भी सामने आ रही हैं। इसमें गरीबों के घर जला दिए गए, उनके पास अब खाने पीने का सामान भी नहीं बचा है। उनका कहना है कि ऐसे हालात में स्थानीय प्रशासन से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। इस घटना को लेकर संजय कॉलोनी के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि वो सब कुछ बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। कई घरों पर लिख भी दिया गया है कि ये घर बिकाऊ है। उधर गोली लगने से घायल एसपी सिद्धार्थ चौधरी को कल देर रात अस्पताल से छुट्टी मिल गई। आज एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और तलवार लेकर आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान कवर फायरिंग में उन्हें गोली लग गई। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने उनसे बात की। रामनवमी का दिन था और
दोपहर बाद जुलूस प्रारंभ होना था, तो तालाब चौक पे लोग इकट्ठे हो गए थे और जुलूस प्रारंभ हो गया था 5 बजे के आसपास। निर्धारित रूट पर जो है जुलूस आगे की तरफ जा रहा था कि एक पक्ष से गलियों के पीछे से पथराव शुरू हो गया था, तो कुछ डिस्टरबेंस हुआ। वहाँ फोर्स था और मैं भी था वहाँ पे, तो तत्काल ही हमने स्थिति नियंत्रित किया और लोगों को अलग अलग करते हुए जुलूस को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। परंतु इस बीच शहर के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगी कि जगह जगह पथराव और आगजनी की बात आने लगी, तो हम लोगों ने हर जगह पे जाकर वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम किया। और ये चूँकि जुलूस के रूट के अतिरिक्त भी कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई और फाइनली संजय नगर में घटना जब सामने आई तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो दोनों पक्ष पथराव कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ तलवार वगैरह लेके भी लोग दौड़े, तो हम लोगों ने उसे पकड़ा, तो उसे कोई कवर दे रहा था, तो भीड़ में से किसी ने फायर किया जो मेरे बैक पैड में लगी। लेकिन वहाँ फोर्स तब तक और हमने बुला लिया था और फोर्स ने स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को अलग अलग किया। तो आप पहचान पाए जिसने आप पर गोली चलाई या उसकी कोई शिनाख्त हो पाई? और उसमें हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उस दौरान वहाँ पर क्या हालात बने थे? क्या बहुत ज़्यादा कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था? आप लोगों ने कोशिश पुरजोर की होगी या पहले से कुछ ऐसे इनपुट्स थे सर क्या कि शहर में इस तरह रामनवमी के जुलूस में शांति व्यवस्था में खलल? तनाव हमेशा रहता है जब भी जुलूस निकलता। हमारी तैयारी पूरी थी और हम लोगों ने काफ़ी अधिक काम भी किया था और फोर्स अच्छे तरीके से लगाया भी गया था, परंतु भीड़ काफ़ी अधिक थी और भीड़ उग्र हो गई थी और उन्होंने काफ़ी अधिक पथराव किया और पेट्रोल बम भी फेंके, तो उस भीड़ में कोई समझने को तैयार नहीं था और लगातार पथराव हो रहा था। फिर भी जो भी बल था हम लोगों ने प्रयास करके वहाँ लोगों को अलग अलग किया और काफ़ी अच्छे तरीके से पुलिस ने स्थिति को संभाला। तो एक जने ने आप पर तलवार चलाई और दूसरे ने फायर किया, आपने तलवार वाले से शायद तलवार छीन ली थी, कुछ ऐसा वाक़या हुआ? हाँ, वो व्यक्ति जो है फिर जब छीनने का वो भागा तो मैं उसके पीछे था, उसी बीच उसको जो भी कवर दे रहा था उसने फायर किया था। उसने आप पे फायर किया? तो जी। अभी डॉक्टर्स ने क्या कहा है? अभी तो चूँकि चलने में समर्थ हूँ, वो लेफ्ट पैर पे मैं बाहर नहीं डाल सकता, तो अभी रेस्ट के लिए बोला है और ब्लीडिंग काफ़ी अधिक हो गया था, तो पेन अभी है, बाकी पहले से बेहतर स्थिति। पहले से बेहतर। गोली छूकर निकल गई थी, हड्डियों में नहीं गोली अंदर पेनेट्रेट हुई, परंतु अंदर बोन को हल्का डैमेज करते हुए काफ से निकल गई। सर आप बिल्कुल आराम करें और शहर में अमन व्यवस्था कायम रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उधर राजस्थान में करौली की हिंसा के बाद बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकालने जा रही थी, लेकिन इस यात्रा को करौली के बाहर ही रोक दिया गया। सरकार पर भेदभाव का आरोप लेकर बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्य और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर करौली जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें करौली के बाहर ही रोक दिया। बाद में उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। आपको बता दें कि करौली में 2 अप्रैल को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें 8 पुलिस वालों के साथ 11 आम लोग घायल हो गए थे। इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 100 लोग हिरासत में लिए गए हैं। एक तानाशाही सरकार ने हम सब लोगों को रोका है। जिस जगह पे हम सब लोग हैं, यहाँ 144 लागू नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार ने हम सब लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन खड़े करना, करौली जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तानाशाही सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार को भी छीन रहे हैं। उधर राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब करौली में सब कुछ शांत हो गया तो बीजेपी वहां न्याय यात्रा निकालने की कोशिश कर रही है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी महंगाई पर बात क्यों नहीं करती, अगर वो ऐसा करेगी तो वो अपनी ओर से बीजेपी को 501 रुपए का इनाम देंगे। कौन है यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तेजस्वी सूर्या। मैं तेजस्वी सूर्या जी का नाम अच्छा है, मैं उनसे कहूंगा राजस्थान के बारे में वो जानते नहीं। कर्फ्यू खुल गया वहां पर, अब बीजेपी ने वहां पे जो न्याय यात्रा निकाल रही हो, जयपुर में निकालते, बीजेपी वहां दंगा यात्रा निकालने के लिए गई है। दंगे सफल नहीं होने, उठाकर बंद करेंगे, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो।
रामनवमी के दिन एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि रामनवमी के कोई यात्राएं रुकी नहीं थी। इन्होंने माहौल बनाया कि 144 लगा दी, यात्राएं रोक दी, हम क्यों रोकें, राम जी हमारे हैं। करौली में तो शांति हो गई, अब शांति हो गई तो इनके पेट में दर्द हो रहा। अब उस वापस दंगा फसाद करवाने के लिए करौली गए, लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि करौली में अमन चैन भाईचारा तय हो गया। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं हो। राजस्थान का माहौल बिगाड़ने को मैं उनसे कहूंगा, महंगाई के मुद्दे पर आप बोलो, जनता का पक्ष रखो और 501 रुपए का इनाम मेरे से ले जाओ, डरते क्यों? भारत में ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में कमी है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में भी प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है। अक्सर लोगों को इलाज के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता है और इसमें उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबके लिए स्वास्थ्य का मतलब यही है कि सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद हों, और मोबाइल मेडिकल यूनिट इसके लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जंगलों में किस तरह ये मोबाइल यूनिट काम कर रही हैं। 7 साल की नंदिनी को टाइप 1 डायबिटीज है। उसका गांव पुरेक्सा गढ़चिरौली के सुदूर हिस्से में है और वहां किसी भी तरह का सार्वजनिक स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा नहीं है। ये बस मोबाइल मेडिकल यूनिट के नियमित दौरों का नतीजा है कि परिवार उसकी शुगर लेवल की निगरानी कर पाता है। जब गाड़ी आती है ना हमारे गांव में, उसका वजन, शुगर, बीपी सब उसका तपासनी करते हैं और उन्हें बताते हैं कम है का ज़्यादा है, उसको हम बताते हैं अपना आई बाबा को। हम लोग उसका बात मानकर हम उसको गोली खिलाते हैं। महाराष्ट्र का नेशनल हेल्थ मिशन कुछ एनजीओ और दूसरे साझेदारों के जरिए राज्य में 40 मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाता है। आज जिस यूनिट के साथ एनडीटीवी है उसे सर्च यानी सोसाइटी फॉर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ चला रहा है। ये गढ़चिरौली के घने जंगलों में पसरे हुए 48 गांवों को कवर करता है। हर गांव में ये यूनिट 2 दिन के लिए जाती है। इस साल यूनिट 20,000 से ज्यादा मेडिकल सलाह दे चुकी है। यूनिट बहुत सारी बीमारियों और रोगों के लिए मुफ्त में अच्छा इलाज मुहैया कराती है। ये ट्राइबल एरिया बहुत इंटीरियर है, तो उस वजह से सब सेंटर या कुछ हेल्थ सर्विसेज है वहाँ पहुँच नहीं पाते। उस गांव तक हम यानी मेडिकल यूनिट जाते हैं। साथ में ही हम गर्भवती माताएं, पोस्ट प्रेगनेंसी उनकी भी हम देखभाल करते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट आम संक्रमण के मामलों को भी देखती है और मलेरिया, एनीमिया के साथ साथ हाइपरटेंशन आदि असंक्रामक बीमारियों का खास इलाज मुहैया कराती है। इस वैन में फर्स्ट एड, तरह तरह के टीके, हेल्थ स्क्रीनिंग, बुनियादी जांच पड़ताल और कभी कभी जटिल बीमारियों के इलाज का भी इंतजाम होता है। किसी कारण की वजह से अगर कोई व्यक्ति अस्पताल या हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं जा सकता, तो ये मेडिकल मोबाइल यूनिट एक बून है, एक फैसिलिटी है, ताकि मेडिकल केयर जो एक बेसिक राइट है लोगों तक पहुंचे। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ अंबिका सिंह कामा, गढ़चिरौली में एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।